हेलो। हेलो। हाँ। हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू विद द डिस्कशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। पिछले सेशन में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव कर ली थी, ठीक है, उनकी डेरिवेशन कर ली थी और यूजिंग कैलकुलस डिराइव किया था। उन पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ मैं। ए गैस बैलून स्टार्ट्स rising up from ground with acceleration 2 meter per second square upward, with acceleration 2 meter per second square upward. 20 second after its start, a stone is released from balloon. A stone is released from balloon. फिर उसके बाद ये निकालना है कि ये जो स्टोन है ना, उसके बाद कितने टाइम में ग्राउंड पे वापस पहुंचा। फाइन टाइम एक मिनट। हाँ, एक मिनट जरा। हाँ, फाइन टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच ग्राउंड। फाइंड टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच ग्राउंड। टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो गैस बैलून स्टार्ट्स राइजिंग अप फ्रॉम ग्राउंड, तो ग्राउंड से ये गैस बैलून स्टार्ट करता है, ठीक है, विद एक्सेलरेशन दिस अपवर्ड 20 सेकेंड आफ्टर इट्स स्टार्ट। तो 20 सेकेंड के बाद कुछ हाइट पे पहुंच जाएगा ये बलून। लेटर से यहाँ पहुंच गया, ठीक है। एक स्टोन को इसमें से रिलीज किया। तो 20 सेकेंड के बाद पहले तो इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी कि बैलून कितनी हाइट पे पहुंचा वो। फॉर राइजिंग ऑफ बैलून, फॉर राइजिंग ऑफ बैलून एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हाँ, तो एच ये हाइट रेज्ड बाय बैलून एच ले लेते हैं। स्टार्ट्स राइजिंग। जब भी किसी ऑब्जेक्ट का मोशन स्टार्ट होता है तो इनिशियल स्पीड जीरो लेते हैं। जीरो टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन बलून की टू, 20 का स्क्वायर। तो बैलून जो है ना, इस इंस्टेंट पे बैलून इस इंस्टेंट पे ग्राउंड से 400 मीटर हाइट पर है, ठीक है। अब हमने स्टोन को बलून से रिलीज किया। स्टोन कितने टाइम में ग्राउंड पे पहुंच रहा है वो निकालना है। एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे ध्यान रखने वाली, मतलब स्टोन के लिए जब बच्चे इक्वेशन लगाते हैं ना, तो स्टोन के लिए इक्वेशन लिख दी, कोई ना कोई इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। एक खास बात यह है कि स्टोन की इनिशियल स्पीड जीरो नहीं लेनी है, ठीक है। मतलब स्टोन इज रिलीज फ्रॉम बलून, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, स्टोन की फॉलिंग के लिए स्टोन की इनिशियल स्पीड जीरो ले लेते हैं। स्टोन की इनिशियल स्पीड जीरो लेके सॉल्व कर लेते हैं, आंसर गलत आ जाता है। स्टोन की जो कुछ इनिशियल स्पीड होगी ना, वो अपवर्ड होगी। स्टोन की इनिशियल स्पीड अपवर्ड होगी, ये एक सर्टेन हाइट पे पहुंचेगा, वहां से नीचे आएगा। स्टोन वहां से नीचे आएगा। अपवर्ड वेलोसिटी क्यों होगी, देखो, जब भी
किसी मूविंग मूविंग ऑब्जेक्ट से किसी चीज को छोड़ा जाता है ना, तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड उस चीज को मिल जाती है। आई मीन टू से, मेरा कहने का ये मतलब है, जैसे मान लो हम कार में बैठ के जा रहे हैं आगे। कार कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कार 50 किलोमीटर पर आवर से आगे जा रही है। हमने कार की विंडो से हाथ बाहर निकाला। कार की विंडो से हाथ बाहर निकाल के एक स्टोन रिलीज कर दिया। ठीक है, हाथ बाहर निकाल के एक स्टोन रिलीज कर दिया। तो हमने तो स्टोन को कोई स्पीड नहीं दी है, मगर कार के मोशन की वजह से स्टोन को स्पीड मिल गई है 50 किलोमीटर पर आवर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टोन को स्पीड मिल गई। क्योंकि मूविंग फ्रेम से एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया है ना। देखो हम कार में बैठे हैं, कार 50 किलोमीटर पर आवर से आगे जा रही है, तो हमारी बॉडी भी तो 50 किलोमीटर पर आवर से आगे जा रही है। तो हमने एक स्टोन को रिलीज किया। हमने स्टोन को कोई स्पीड नहीं दी है, मगर हमारे और कार के मोशन की वजह से ही स्टोन को वो स्पीड मिल जाएगी। तो उस केस में स्टोन की इनिशियल स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो बड़ा एक ये बेसिक सी बात है, फंडामेंटल बात है, कि कभी भी किसी मूविंग फ्रेम से अगर एक ऑब्जेक्ट को रिलीज करें, मूविंग फ्रेम से एक ऑब्जेक्ट को रिलीज करें, तो उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड फ्रेम की स्पीड के बराबर हो जाती है। तो इस केस में जो स्टोन है ना, ये यू स्पीड से अपवर्ड जाएगा। ठीक है, यू स्पीड से अपवर्ड जाएगा, किसी टॉप पोजीशन पे पहुंच के फिर वहां से नीचे आएगा। तो हमें स्टोन की इनिशियल स्पीड भी निकालनी पड़ेगी। फॉर अपवर्ड मोशन ऑफ बैलून, इसमें ले लेते हैं V = U+80। अच्छा तो, अच्छा इसकी ना इनिशियल स्पीड V1 मान लेते हैं, चलो। स्टोन जितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है V1, क्योंकि वो U जो होता है ना, अब यहाँ मैंने V = U+80 में U ले लिया ना, इसलिए मैं यहाँ पे V1 ले रहा हूँ, अलग सिंबल ले लिया। तो V1 विल बी 0 + A × T। ठीक है, तो V1 आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। तो इस स्टोन की स्टोन की इनिशियल स्पीड जीरो ना हो करके उल्टा 40 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अब हमने ये निकालना है कि स्टोन कितने टाइम के बाद ग्राउंड पे आके हिट करेगा। अब इसमें देखो कुछ बच्चे किस तरीके से सोचते हैं। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि चलो फिर अब यहाँ से ऊपर जाने का पहले टाइम निकालेंगे। यहाँ से ऊपर जाने का टाइम T1 निकाल लिया, फिर टॉप से नीचे आने का टाइम T2 निकाल लिया, टोटल टाइम का आंसर आ जाएगा T1 + T2। ऐसे आंसर आ जाएगा, आंसर ऐसे आ जाएगा, मगर टाइम कंज्यूमिंग होगा, टाइम उसमें ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में। देखो ऑब्जेक्ट एक ही लाइन में पहले ऊपर जा रहा है, फिर उसी लाइन पे नीचे आ रहा है। तो हम क्यों पहले नीचे से ऊपर जाने का टाइम निकालें, फिर ऊपर से नीचे आने का टाइम निकालें। ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, इस स्टोन की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में एक सिंगल इक्वेशन लगा सकते हैं। स्टोन की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में एक सिंगल इक्वेशन लगा सकते हैं। वहां से भी इसका टाइम आ जाता है, टाइम ऑफ मतलब कितने टाइम में ग्राउंड पे पहुंचेगा वो आ जाता है। इनिशियल पोजीशन ऑफ स्टोन ये, फाइनल पोजीशन ऑफ स्टोन इधर। ठीक है, तो कंप्लीट मोशन ऑफ स्टोन के लिए लिख देंगे, फॉर कंप्लीट मोशन ऑफ स्टोन, फॉर कंप्लीट मोशन ऑफ स्टोन। अब देखो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें सोचने की होती हैं। एक्सेलरेशन जो है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो तो डाउनवर्ड है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी अपवर्ड है। डिस्प्लेसमेंट इसकी डाउनवर्ड है, ऊपर से नीचे आ रहा है ना ऑब्जेक्ट की या स्टोन की, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है। ऐसे केस में किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चलते हैं, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चलते हैं। पॉजिटिव मतलब अ, क्योंकि देखो वेलोसिटी अपवर्ड है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके फिर सॉल्व किया जाता है। जैसे कि अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लें, फिर उसमें इक्वेशन लगा के आंसर आ जाएगा, या डाउनवर्ड पॉजिटिव लेके भी कर सकते हैं। तो इसमें ना हमें डिस्प्लेसमेंट पता है स्टोन की, क्योंकि हाइट कितनी थी बलून की, 400 मीटर। तो स्टोन बेसिकली ग्राउंड से 400 मीटर से रिलीज किया गया, मतलब उसने जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो 400 मीटर नीचे आ जाएगा, यानी हमें उसकी डिस्प्लेसमेंट पता है। तो टाइम टेकन बाय स्टोन जो है ना, वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाला जा सकता है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इधर से लेके इधर तक डिस्प्लेसमेंट पता है। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से आ जाएगा
फॉर कंप्लीट मोशन ऑफ स्टोन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब इसमें देखो, यहाँ से यहाँ तक ये स्टोन नीचे आया ना, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 400 मीटर। किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं। टेक डाउनवर्ड पॉजिटिव। डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव अगर ले ले तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी बनी, ये स्टोन, ये जो बलून था 400 मीटर हाइट पे था ना, डिस्प्लेसमेंट इसकी 400। इनिशियल वेलोसिटी देखो, इनिशियल वेलोसिटी इसकी अपवर्ड है तो माइनस में लेना पड़ेगा क्योंकि हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ली है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी 40 माइनस में लेंगे, -40 t प्लस हाफ। ग्रेविटी नीचे की तरफ है, ग्रेविटी नीचे की तरफ है तो जी की वैल्यू ले ली +10। डाउनवर्ड है ना, और हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन ही पॉजिटिव ली है। ठीक है, इनटू टी स्क्वायर। एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। एक तो 5 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 80 इज इक्वल टू -80 प्लस 5 t स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, अगर किसी को लगे कि हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन ही पॉजिटिव क्यों ली, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते। डायरेक्शन कोई भी पॉजिटिव ले लो, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, आंसर थोड़ी उससे बदल जाएगा। अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लें तब भी इक्वेशन सेम बनती है, सेम वैल्यू आती है। देखो, अगर हम स्टोन के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं और अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेके, टेक अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव ना। हाँ ठीक है, अपवर्ड पॉजिटिव ले लें तो ऊपर नीचे से ऊपर थ्रो किया ना, तो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिवली तो डिस्प्लेसमेंट इसकी नीचे की तरफ माइनस में लेंगे, -400। और अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, यूटी में लिखेंगे 40 t, 40 t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ एक्सेलरेशन -10 होगी क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो जी डाउनवर्ड है ना, -10 हो जाएगा, एक्सेलरेशन -10 लेंगे नीचे की तरफ। तो ये बन जाएगा -80 इक्वल टू 8 t -5 t स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये देख लो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन तो सेम बन गई है। इस इक्वेशन के दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ गया, मतलब इक्वेशन तो सेम बन गई ना। तो बस अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके टाइम आ जाएगा। ठीक है, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं इसे। हाँ, तो ये बनेगा 5 t स्क्वायर -80 इक्वल टू 0। 5 t स्क्वायर -80 इक्वल टू 0, ये डिस्क्रिमिनेंट से करना पड़ेगा। टाइम इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac, 1600। नहीं, हाँ ठीक है, अपॉन 2a 10। तो ये आ रहा है 8 प्लस माइनस √1664/10। इसमें बेसिकली बीच में जो माइनस है ना, ये जो माइनस है ये हम रिजेक्ट करेंगे, ये वाला हम रिजेक्ट करेंगे। रीज़न ये है, ये रूट के अंदर 64 प्लस समथिंग है ना, 64 का रूट क्या होता है, 8। √64 इज 8। तो √64 प्लस समथिंग यानी ये क्वांटिटी 8 से बड़ी हो जाएगी। 8 से बड़ी हो जाएगी तो 8 माइनस दिस क्वांटिटी तो माइनस में चला जाएगा, मतलब 8 माइनस दिस क्वांटिटी, और ये क्वांटिटी 8 से बड़ी है। उस केस में तो टाइम नेगेटिव आ जाएगा ना। नेगेटिव टाइम थोड़ी हो सकता है, टाइम इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो हम लोग ये जो लिख रहे हैं ना, टाइम इक्वल टू 8 माइनस √1664/10, ये हम रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टेड।
वैसे भी √ऑफ 1664 तो 8 से तो काफी बड़ा होगा ना, तो टाइम नेगेटिव तो रिजेक्ट होगा ही। और टाइम 8 प्लस √1664 अपॉन 10। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच ग्राउंड इतना है। हाँ, इसके बाद आगे चल रहे हैं। हाँ, अब देखो, मैं पिछले सेशंस में भी ये कह रहा था कि अगर ऑब्जेक्ट वेरिएबल एक्सेलरेशन से मूव करे तो इक्वेशंस ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं होती हैं। अब हम इन केसेस में जा रहे हैं, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट का मोशन वेरिएबल एक्सेलरेशन से, उसे स्टडी कर रहे हैं। हाँ, ये मैं लिख रहा हूँ, देखो। 3 equations of motion are applicable if acceleration is constant। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब इक्वेशंस ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। अगर ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो उस केस में इक्वेशंस ऑफ मोशन तो लगती नहीं है, हमें कैलकुलस लगाना पड़ता है। कैलकुलस मतलब वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से करते हैं। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स विद वेरिएबल एक्सेलरेशन वी सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय कैलकुलस। कैलकुलस का मतलब हमने डिस्कस किया ही था, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मतलब ये जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, इसको कलेक्टिवली कैलकुलस कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में जा रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन ये है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स along x-axis such that its position x depends on time t as x equal to t³ - 3t² + t + 4। ठीक है, x एज फंक्शन ऑफ टाइम हमें दे रखा है, t इन सेकेंड, x इन मीटर। t इज इन सेकेंड, x इज इन मीटर। हाँ, तो निकालना क्या है? फाइंड फर्स्ट पार्ट, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड, velocity and acceleration at time t equal to 1 second and at
टी इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, मतलब टी इक्वल टू 1 सेकेंड और टी इक्वल टू 2 सेकेंड दोनों पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों टाइम इंस्टेंट्स पे निकालनी है, इन दोनों की वैल्यूज। थर्ड, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन टी इक्वल टू 1 सेकेंड एंड टी इक्वल टू 2 सेकेंड, इन दोनों टाइम्स के बीच में एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन। हाँ, थोड़ा इसको एक बार पढ़ लो इस क्वेश्चन को, फिर शुरू करेंगे। हाँ, अगर इसको हम शुरू करें, देखो, फर्स्ट पार्ट, x इक्वल टू t³ - 3t² प्लस t+4। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो x हमें दे रखा है ना, x की वैल्यू दे रखी है, इसका इस्तेमाल करके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। वेलोसिटी v इक्वल टू dx/dt। ठीक है, तो वेलोसिटी तो पोजीशन का डेरिवेटिव होता है ना। तो अब ये जो x का फंक्शन है, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो t³ ये सारा हमने एग्जाम्पल्स में कर लिया था, मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कुछ एग्जाम्पल भी तो लिया था, एक फंक्शन लिख के उसे डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करके देख लिया था, वही काम करना है। तो x का ये फंक्शन है ना, तो ये जो डेरिवेटिव है d/dt, ये सारी टर्म्स पे लगेगा डेरिवेटिव। तो जब t³ को डिफरेंशिएट करेंगे, तो जैसा कि हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था, 3t² होगा, माइनस 3t² का डेरिवेटिव 60, क्योंकि 3 अलग हो जाएगा, 3 तो कांस्टेंट है, अलग लिख दिया। t² का डेरिवेटिव 2t। ठीक है, तो 3 × 2t यानी 60, टाइम का डेरिवेटिव 1। ठीक है, और बाकी वो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है। एक्सेलरेशन a dv/dt, ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो 3t² का डेरिवेटिव करेंगे 60, और 60 का डेरिवेटिव करेंगे, वो आ गया 6। ठीक है, हाँ, अब यहाँ बात हो रही है इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं ना ये फंक्शन, ये जो वैल्यूज आई हैं, अलग से लिख देता हूँ, क्योंकि इनका अभी आगे भी यूज होगा। हाँ, वेलोसिटी, हमने वेलोसिटी ऑब्टेन की है 3t² -60 + 1, एक्सेलरेशन ऑब्टेन की 60 - 6। ठीक है, तो अब देखो, अ, जो इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है, इनिशियल का मतलब क्या होता है? इनिशियल का मतलब होता है टाइम t = 0। इनिशियल इंस्टेंट का मतलब होता है t = 0। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम ले आए टाइम के फंक्शन में, और एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसमें t को 0 पुट कर देना है, और क्या। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी एट t = 0 इक्वल टू
टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी, ये देखो ना, यहाँ टी को जीरो पुट कर देंगे, यहाँ टी को जीरो पुट करेंगे, 3 इंटू 0 -6 इंटू 0 +1, 1 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी ये है, ठीक है। इनिशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू जीरो, तो वो आ जाएगा, इसमें टी को जीरो पुट कर देंगे, 6 इंटू 0 -6, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आ गया। अब यहाँ पे है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड एंड टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो फिर फॉर वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, पुट टी इक्वल टू 1, कौन सी एक्सप्रेशन में? ये जो वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम ले आए ना, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम, इसमें टी को 1 पुट करेंगे ना, तो फिर वो जो वेलोसिटी आएगी इसमें टी को 1 पुट कर देते हैं, 3 इंटू 1 -6 इंटू 1 +1, ये आ गया -2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टी इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी इतनी, और फिर एक मिनट, ये क्वेश्चन तो आपने ना देख ही रखा होगा, मतलब क्वेश्चन तो मैं लिख लिख चुका हूँ, आपकी नॉलेज में होगा ही। ये पोर्शन मैं रब कर रहा हूँ। हाँ, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड आ गया। वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, पुट टी इक्वल टू 2। वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम हम निकाल चुके हैं ना, इसमें टी को 1 पुट, टी को 2 पुट कर देते हैं, तो वेलोसिटी आ जाएगी 3 इंटू 2 स्क्वायर -6 इंटू 2 +1, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फिर एक्सेलरेशन भी निकालनी है। एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, पुट टी इक्वल टू 1। ये एक्सेलरेशन का जो फंक्शन आया, ठीक है, इसमें टी को 1 पुट कर देते हैं। एक्सेलरेशन 6 इंटू 1 -6 = 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, पुट टी इक्वल टू 2। हाँ, टी को 2 पुट करें तो एक्सेलरेशन, ये 6 इंटू 2 -6 = 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो ये वैल्यूज आ गई। अब इसका जो थर्ड पार्ट था ना, उसकी तरफ जा रहे हैं। थर्ड पार्ट क्या था कि t = 1 और t = 2 के बीच में एवरेज वेलोसिटी, और t = 1 और t = 2 के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन, उस पे जा रहे हैं अब। हाँ, थर्ड पार्ट, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t = 1 सेकेंड एंड t = 2 सेकेंड। इसमें जनरली जनरली बच्चे दो तरीके लगाते हैं, मतलब
बच्चों को जब ये क्वेश्चन दिया जाता है तो बच्चे दो अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व कर रहे होते हैं। मेथड वन, मेथड वन ये है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है ना, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबको ऐड करके, मतलब एक सिंपल एवरेज ले लेते हैं ना। एवरेज निकाल, जैसे दो नंबर्स की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर अपॉन टू कर देते हैं, तो ये कर लेते हैं फिर। मतलब हमने t इक्वल टू वन पे वेलोसिटी निकाली थी, t इक्वल टू टू पे भी निकाली थी, ये वैल्यूज भी मैं साइड पे लिख रहा हूँ जरा। देखो, हमने ये ऑब्टेन किया, वेलोसिटी एट t इक्वल टू वन कितना ऑब्टेन किया, -2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी एट t इक्वल टू टू, t इक्वल टू टू पे वेलोसिटी कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड, ना ना, 1 मीटर, 1 मीटर पर सेकेंड। फिर एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू वन, एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू वन जीरो, एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू टू, एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू टू इज 6। ठीक है, तो मतलब वहां मैंने साइड पे लिख दिया क्योंकि ये वैल्यूज अभी मैं पिक करूंगा। तो एवरेज वेलोसिटी v1 + v2/2 से ही निकाल लें। मतलब t इक्वल टू वन पे वेलोसिटी प्लस t इक्वल टू टू पे वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टू। तो t इक्वल टू वन पे वेलोसिटी -2, t इक्वल टू टू पे वन डिवाइडेड बाय टू, ये तो आ गया -1/2। ठीक है, -1/2 मीटर पर सेकेंड। और मेथड टू, मेथड टू में एवरेज वेलोसिटी का जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उससे चलते हैं जरा। मेथड टू, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी तो वैसे ही ये होता है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी इज के उस टाइम में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन कर दिया जाए। अब ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, मतलब ये जो है, डेल्टा एक्स कैसे आएगा, x2 - x1 अपॉन t2 - t1। मतलब डेल्टा एक्स क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए हम क्या करेंगे, उसकी पोजीशन निकाल लेंगे 2 सेकंड पे, माइनस पोजीशन निकाल लेंगे 1 सेकंड पे, डिफरेंस ले लिया तो डिस्टेंस कवर्ड आ गया, अपॉन टाइम कर दिया तो एवरेज वेलोसिटी आ गया। ठीक है, तो अच्छा, वो x का फंक्शन क्या था, x का फंक्शन था t³ - 3t² + t + 4, कुछ ऐसा था। क्योंकि इसी को डिफरेंशिएट करके 3t² - 6t + 1 बना होगा। हाँ, तो अब देखो, एक्स ही मतलब टाइम t इक्वल टू टू पे क्या पोजीशन है, वो आएगी 2³ - 3 2² + 2 + 4, माइनस t इक्वल टू वन पे पोजीशन निकाल रहे हैं, 1³ - 3 + 1 + 4 अपॉन 2 - 1। ये सॉल्व करके ये आ गया -1, -1 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये आंसर मैच नहीं किए। देखो, इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू करके कुछ और वैल्यू आ रही है, और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके कुछ और वैल्यू आ गई, आंसर मैच नहीं किए। ये डिस्कस करें, मतलब आंसर मैच नहीं किए यानी एक तरीका सही होगा दूसरा गलत होगा, तो ये हम डिस्कस करेंगे कौन सा सही कौन सा गलत होगा। हाँ, अब जरा ऐसा करते हैं, वो एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड। इसमें भी फिर ऐसे ही दो मेथड होंगे।
मेथड वन, मेथड टू। हाँ, तो मेथड वन में एवरेज एक्सेलरेशन ऐसे करते हैं, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू कर देते हैं। ठीक है। तो t इक्वल टू वन पे एक्सेलरेशन कितनी थी? जीरो। t इक्वल टू टू पे सिक्स डिवाइडेड बाई टू, ये आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। और मेथड टू क्या, जैसे यहाँ पे किया, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, वेलोसिटी एट टू माइनस वेलोसिटी एट वन अपॉन टू माइनस वन। वेलोसिटी तो ये है ना, 3t² माइनस 6t+1। 3t² माइनस 6t+1 -3t² माइनस 6t+1 अपॉन टू माइनस वन जो कि वन है। ठीक है। ये सॉल्व करके प्लस टू, ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो वैसे मैच कर गया। मतलब एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन की बात करें तो एवरेज एक्सेलरेशन इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू करके जो आ रहा है ना, वही डेल्टा वी बाय डेल्टा टी करके आ रहा है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन की बात करें तो एवरेज एक्सेलरेशन दोनों मेथड वाला मैच कर रहा है। बट एवरेज वेलोसिटी की बात करें, मेथड वन से अलग एवरेज वेलोसिटी आ गई, मेथड टू से अलग एवरेज वेलोसिटी आ गई। ठीक है। मेथड वन से अलग आ गया, मेथड टू से अलग आ गया। तो अब देखो, इनमें से कौन सा मेथड सही है कौन सा गलत है, ये डिस्कस करना है ना। और दूसरी बात, वेलोसिटी दोनों मेथड से मैच नहीं कर रही है, एक्सेलरेशन दोनों मेथड से मैच कर रही है। तो इसका क्या रीज़न है, कोई बता सकता है? मतलब ये इस तरीके से डाउट मैं क्लास में पूछता हूँ तो कभी कभार बच्चे बता भी देते हैं इसका आंसर। हाँ, सोचो इसके बारे। हाँ, फॉर एवरेज वेलोसिटी मेथड वन एंड मेथड टू गिव different answers, but for average acceleration both methods give same answer. एवरेज एक्सेलरेशन में तो दोनों मेथड सेम आंसर दे रहे हैं। इसके पीछे जो लॉजिक है ना, वो ये है। एक्चुअली ये चीज़ें थोड़ा मैथमेटिक्स में डिटेल में जाके धीरे धीरे टाइम के साथ बच्चों को समझ में आती हैं। देखो, वेलोसिटी का टाइम पे जो डिपेंडेंस है ना, वो नॉन लीनियर फंक्शन है। नॉन लीनियर मतलब वेलोसिटी को जब हम टाइम की टर्म्स में निकाल रहे हैं तो उसमें टाइम का फर्स्ट पावर है, टाइम की सेकंड पावर भी है। मगर एक्सेलरेशन का जो टाइम के साथ वेरिएशन है ना, एक्सेलरेशन टाइम की फर्स्ट पावर पे डिपेंड कर रहा है। देखो, अगर हम एक्सेलरेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, एक्सेलरेशन का ग्राफ टाइम के साथ अगर हम ड्रॉ करें तो a इक्वल टू 6t - 6। ये ग्राफ कुछ इस तरीके का स्ट्रेट लाइन टाइप का आएगा। ठीक है, क्योंकि वो
एक्सेलरेशन टाइम के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है ना, मतलब एक्सेलरेशन टाइम की फर्स्ट पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो एक्सेलरेशन और टाइम में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया, ठीक है। बट वेलोसिटी टाइम जो है ना, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम के अंदर वेलोसिटी का टाइम के साथ देखो, मतलब वो बेसिकली टाइम के स्क्वायर का फैक्टर बन रहा है। वेलोसिटी का टाइम के साथ जब हम फंक्शन देख रहे हैं तो टाइम के स्क्वायर की टर्म बन रही है उसमें, कुछ इस तरीके का, कुछ पैराबोला टाइप, मतलब नॉन लीनियर फंक्शन होगा, ठीक है। अब मैथमेटिक्स का ना एक ये फंडामेंटल रिजल्ट है एक मैथमेटिक्स का, कि अगर कोई पैरामीटर ऐसे स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में वेरी करे, कोई पैरामीटर अगर स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में वेरी करे ना, तो दो पॉइंट्स के बीच की जो एवरेज है एग्जैक्टली मिडल पे आ जाती है, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में वेरी कर रहा है, अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में वेरी कर रही है, तो ये दो पॉइंट्स की एवरेज एकदम मिडल पॉइंट पे आ जाएगी, ठीक है। मगर नॉन लीनियर वेरिएशन के केस में ना, नॉन लीनियर वेरिएशन में इन दोनों की एवरेज मिडल पे नहीं आती है, ठीक है। अब मिडल पे आने का क्या मतलब है, देखो ना, हम एवरेज एक्सेलरेशन इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू से ही तो निकाल रहे हैं। मेथड वन में एवरेज एक्सेलरेशन हमने इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू से किया, तो क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम के साथ लीनियरली वेरी कर रही है, मतलब एक्सेलरेशन टाइम की फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल है, तो एवरेज एक्सेलरेशन इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू करके आ गया। मगर वेलोसिटी की बात करें ना, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू करके नहीं आ रही है, क्योंकि उसमें टाइम के साथ लीनियर वेरिएशन नहीं है, नॉन लीनियर वेरिएशन है। तो वेलोसिटी इस वजह से इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू करके नहीं आई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा बहुत लिख देता हूँ। as acceleration depends on t की पावर वन, that is acceleration varies linearly with time t, hence a average इक्वल टू ए वन प्लस ए टू अपॉन टू आ गया, ठीक है। But as velocity does not change linearly with time, hence V average is not equal to V1 plus V2 by 2। अब फाइनली हमने जो एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो करेक्ट मेथड है कौन सा, मेथड वन और मेथड टू में से करेक्ट मेथड है कौन सा। अब फाइनली उस पे जा रहे हैं। देखो, कॉन्क्लूजन ये है, कॉन्क्लूजन ये है कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी बाय वी एवरेज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, एंड फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन बाय ए वी जी इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। एवरेज एक्सेलरेशन जो है ना, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम से निकालनी चाहिए। यहाँ पे तो हमने स्टैंडर्ड डेफिनेशंस ले ली है ना, हमने स्टैंडर्ड डेफिनेशंस ले ली हैं। स्टैंडर्ड डेफिनेशन ले ली कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्चुअल एक्चुअल मेथड तो ये है, एक्चुअल डेफिनेशन ये है, वो तो एक्सेलरेशन के केस में तुक्के से हमारा आंसर आ गया इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू करके, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम के साथ फर्स्ट पावर में वेरी कर रहा था। अगर मान लो एक्सेलरेशन कुछ ऐसा होता है ना, 6t² - 6, मतलब एक्सेलरेशन 6t - 6 होने की बजाय, एक्सेलरेशन 6t - 6 होने के बजाय 6t² - 6 होता, तो एक्सेलरेशन इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू करके ना आता, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ लीनियरली वेरी ना कर रहा होता, तो एवरेज एक्सेलरेशन इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू करके उस केस में ना आता, ठीक है। वो तो बाई चांस एक्सेलरेशन टाइम के फर्स्ट पावर पे डिपेंड कर रहा था, तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू करके भी आ गया, ठीक है। ये पॉइंट है सारा।
तो यानी कि अगर हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मेथड कौन सा दिमाग में रखना है? क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यही मेथड दिमाग में रखने हैं। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज एक्सेलरेशन लेते हैं हम लोग चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम। इस तरीके से एवरेज वैल्यूज निकालनी है। इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू करके ना ही निकाली जाए तो ठीक है, क्योंकि बाय चांस अगर टाइम के साथ फर्स्ट पावर के साथ वेरिएशन है तो इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू करके ठीक आंसर आ जाएगा। अगर फर्स्ट पावर नहीं है टाइम की, टाइम का कुछ ऐसे स्क्वायर है या कुछ और है, फर्स्ट पावर के अलावा कोई और पावर है, तो फिर वो इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू करके सही आंसर नहीं आता है। करेक्ट प्रोसीजर यही है, इन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग चलना है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए, ठीक है। तो एक्चुअली इतनी सारी चीज़ें थोड़ा डीपली डिस्कस करने में टाइम लगता है, इसीलिए हम थोड़ा इस क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लिया है हमने। आगे चल रहे हैं। हाँ, अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। If an object moves along x-axis, an object moves along x-axis such that its velocity depends on x coordinate as v equal to k root x, such that its velocity depends on x coordinate as v equal to k root x. K is a constant. Given that initially, given that initially object was stationary at x equal to 0, find velocity as function of time, फाइंड वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब क्या है? मतलब सिंबॉलिकली इसको यूं लिखते हैं, v इक्वल टू एफ ऑफ टी, मतलब वेलोसिटी टाइम की टर्म्स में निकालनी है। और सेकंड, एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम, ए एज फंक्शन ऑफ टाइम। हाँ, थोड़ा इसको पढ़ लो एक दो बार दोबारा, इसके बारे में सोचो। 1 मिनट में मैं शुरू कर रहा हूँ।
हाँ देखो, अ, इसमें अपने को दिया है v इक्वल टू के रूट एक्स। ठीक है, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है। वेलोसिटी की डेफिनेशन इस्तेमाल कर लेते हैं। वेलोसिटी क्या लिखते हैं, डी एक्स बाई डी टी लिखते हैं। ठीक है, वेलोसिटी इज डी एक्स बाई डी टी के रूट एक्स। वेलोसिटी इक्वल टू के रूट एक्स, तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू के रूट एक्स लिख दिया। अब देखो, जैसा कि हमने डेरिवेशंस में भी थ्योरी में डिस्कस किया था कि इस टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करते हैं। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मतलब एक टाइप के वेरिएबल इक्वेशन के एक साइड ले जाते हैं, दूसरे टाइप के वेरिएबल इक्वेशन के दूसरी साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम एक्स की टर्म और डी एक्स एक तरफ ले जाएंगे, टाइम की टर्म या डी टी जो है वो दूसरी तरफ ले जाएंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन रूट एक्स इक्वल टू के डी टी। ठीक है, दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट एक्स इक्वल टू के इंटीग्रेशन डी टी। टाइम की लिमिट जीरो से टी, मतलब देखो ना, या मतलब टाइम तो जीरो से ही स्टार्ट किया होगा ना, टाइम की लिमिट जीरो से टी, और जो एक्स की लिमिट है वो जीरो से एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है गिवन दैट इनिशियली ऑब्जेक्ट वाज स्टेशनरी एट एक्स इक्वल टू जीरो। इनिशियली ऑब्जेक्ट वाज स्टेशनरी एट एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि जब टाइम की वैल्यू जीरो थी तो एक्स जीरो था। ठीक है, जब टाइम की वैल्यू जीरो थी तब एक्स जीरो था, क्योंकि इनिशियली ऑब्जेक्ट एक्स इक्वल टू जीरो पे था ना। और मान लो टाइम टी पे ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट हो चुका है एक्स, वन अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन टू रूट एक्स होता है, क्योंकि वन बाय रूट एक्स डी एक्स ये क्या है, एक्स की पावर माइनस वन बाय टू डी एक्स है। ठीक है, एक्स की पावर माइनस वन बाय टू डी एक्स, तो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। थोड़ा सा टर्म्स को रीअरेंज कर लो, ये टू रूट एक्स बन रहा है। ठीक है, टू रूट एक्स आएगा ये तो। वन बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन टू रूट एक्स, जीरो टू एक्स, और ये है के टी। एक बार एक्स की वैल्यू एक्स पुट कर दी और एक बार जीरो, इधर से सॉल्व करके ना के स्क्वायर टी स्क्वायर बाय फोर आ गया। एक्स एज फंक्शन ऑफ टाइम, एक्स एज फंक्शन ऑफ टाइम इज के स्क्वायर टी स्क्वायर बाय फोर। वैसे हमसे एक्स तो पूछा नहीं था, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम पूछा था। वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम, वी एज फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर हम x को टाइम का फंक्शन निकाल चुके हैं तो वेलोसिटी तो टाइम का फंक्शन आ ही जाएगा। वेलोसिटी तो डी एक्स बाई डी टी होता है ना। ठीक है, तो वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू वी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो ये जो x का एक्सप्रेशन आया इसको टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, ये के स्क्वायर बाय फोर इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। तो ये के स्क्वायर बाय फोर टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू टी, ये आ जाएगा के स्क्वायर टी बाय टू। ठीक है, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम के स्क्वायर टी बाय टू। अब एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जब वेलोसिटी हमारा टाइम का फंक्शन आ गया तो एक्सेलरेशन भी आ जाएगा फिर तो। एक्सेलरेशन एट टाइम टी इक्वल टू ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ठीक है, एक्सेलरेशन एट टाइम टी, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ के स्क्वायर टी बाई टू, के स्क्वायर बाय टू डी टी बाई डी टी। ठीक है, वो मतलब डी बाई डी टी ऑफ टी तो वन हो जाता है ना, जो हमने बेसिक्स में डिस्कस किया, तो इट बिकम्स के स्क्वायर बाय टू। एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम इज के स्क्वायर बाय टू, यानी सॉल्व करके हमें पता चला एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन नहीं है,
एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बाकी हाँ वेलोसिटी उसकी एज फंक्शन ऑफ टाइम ये है, ठीक है। तो अभी आज का सेशन मैं इधर ही ओवर कर रहा हूँ, बाकी और थोड़े कुछ और क्वेश्चन इस पे ले लेंगे। मैं नेक्स्ट सेशन में इसके और क्वेश्चंस पे अभी जाऊंगा, कैलकुलस के कुछ और क्वेश्चंस ले लूंगा, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे। ओके, बाय।